व्यंग का कवि हूं और व्यंग की कविता देखो, कविता जन्म कहां से लेती है। अखबार में एक खबर छपी और आपने टीवी न्यूज चैनल्स पे भी कई बार सुना होगा, पिछले दिनों की 1 महीने पहले की घटना है। हरियाणा के एक शहर में भैंसा 7 करोड़ रुपए में बिक गया। भाई साहब मत 5 मिनट मेरे बाल बच्चे भी आपको दुआ देने, ऐसा क्या कर रहे हो? मैंने बहुत ईमानदारी से काम किया और जितनी मेरी बात थी उससे ज्यादा का काम तो मैं कर चुका था, सही बता रहा हूं। ये तो मैं खाली ब्याज में दे रहा हूं, ये मान लो, सही बता रहा हूं। लेकिन कविता सुन लो, एक कविता सुनाने का मन है मावाली, लेकिन वो गोरी ने कह दिया कि एक और सुना दो, इसलिए सुना रहा हूं। अच्छा सुनिएगा। व्यंग जन्म कहां से लेता है? टीवी पे खबर आई कि हरियाणा के एक शहर में भैंसा 7 करोड़ रुपए में बिका। सबने सुना होगा, न्यूज चैनल्स ने कई बार दिखाया कि भैंसा 7 करोड़ में बिका। कविता कहां से आई बस ये देखना। क्या यार, ये आदमी कितनी बार जाता है मंच से? तेरी प्रॉब्लम क्या है भाई? तो दिखा किसी अच्छे डॉक्टर को। नहीं जा रहा है, भूत जाता है यार, इसको जाना पड़ेगा। आ रही है इसको। हाँ। दादा ये 10 बार गया है, हर कभी को डिस्टर्ब, और फिर कहता है कि मेरे को भी कोई ध्यान नहीं देता है। सुनिएगा, सुबह सुबह अखबार में गजब का समाचार दिखा। खबर थी हरियाणा के शहर में एक भैंसा 7 करोड़ रुपए में बिका। मैंने पत्नी से कहा, इस खबर ने मेरे जहन में सन्नाटा सा खींच दिया है। यूं लगता है कि सीएम यमराज ने अपना भैंसा बेच दिया है। पत्नी बोली, मेरे भोले भंडारी, मती मारी गई है तुम्हारी। सुबह से अलापे जा रहे हो, जाने कौन सा राग। खबरों के इस भूत ने खत्म कर दिया है तुम्हारा दिमाग। मगर खबरों का ये भूत इस सच के आगे ज्यादा देर नहीं टिकेगा। अरे जिस मुल्क में सीएम यमराज 2 कौड़ी में बिक जाते हो, वहां उनका भैंसा 7 करोड़ में कैसे बिकेगा? तालियां कमजोर हैं आपकी व्यंग के लिए। और अगली पंक्ति फिर व्यंग की आ रही है, संभालना, इंदौर में पढ़ रहा हूं मैं। वहां उनका भैंसा 7 करोड़ में कैसे बिकेगा? फिर भी मगर ऐसा हुआ है तो मैं यही कहूंगी कि ऐसे हालात ही मुल्क को बीमार बना देते हैं। और भैंसा 7 करोड़ में बिक भी गया तो हैरत कैसी मेरे हुजूर, ये वो मुल्क है जहां गधे भी करोड़ों में बिक के सरकार बना देते हैं। वाह वाह वाह। तो सुबह सुबह इन्हें कोसने की ना भूल कीजिए। पहली बार कोई गधों से ऊपर उठा है, बधाई कबूल कीजिए। मैंने कहा, सच कह रही हो मेरी जान, मगर इतनी ही है अगर गधों और भैंसों की पहचान, तो तू भी मेरी जिंदगी पे एक एहसान कर देती। इन 2 गधों को जन्म देने की बजाय एक आध भैंसा जन्म देती। इन 2 गधों को जन्म देने की बजाय एक आध भैंसा जन्म देती। लोग भी हो गए हैं केसों केसों के बाप, हम भी हो जाते गधों की जगह भैंसों के बाप। अब पत्नी के तरकश का तीर मैंने ब्रह्मास्त्र की तरह झेला। उसने तुरंत ही मार दिया, नेहले पर ढेला। बोली, क्या बताऊं मेरे प्रीतम, हम तो इस सृष्टि के रचयिता के द्वारा छले गए हैं। हम तो इस सृष्टि के रचयिता के द्वारा छले गए हैं। अरे मैंने तो भैंसे ही पैदा किए थे कमबख्त, मगर दोनों के दोनों बाप पर चले गए। दोनों के दोनों बाप पर चले गए हैं। तुमसे ज्यादा तो दुखी मेरी राम कहानी है। मुझे तो उम्र भर 3-3 गधों से निभानी है। मुझे तो उम्र भर। लीजिए एक कविता का जो आदेश मेरे भाई ने दिया है, बेशक मैं मां विषय पे कविता है। 4 पंक्तियां पढ़ के ये देखूंगा कि आप सुनने की मानसिकता में होंगे तो मैं सुना दूंगा। अगर आप मुझे इजाजत दे देंगे 4थी पंक्ति के बाद के सुना दो। पहले 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। जितनी यहां महिलाएं उपस्थित हैं, आपकी उपस्थिति को प्रणाम करके आपको समर्पित करता हूं। एक कविता 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि जमाने भर में उसकी कोई औकात नहीं रहती। अगर पंक्ति पहुंच जाए तो मुझे कविता के लिए शुरू करवा देना। जमाने भर में उसकी कोई औकात नहीं रहती।
आदमी होकर भी उसकी आदमी जात नहीं रहती, और बड़ा बदनसीब होता है वो शख्स दुनिया में मां जिंदा होकर भी जिनके साथ नहीं रहती। आहा, आहा, वाह वाह वाह। हालांकि कविता सुनाने लायक तालियां तो मिली ही, लेकिन अभी पीछे के लोगों की स्वीकृति मुझे नहीं मिली। मैं 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं, अगर आप भी इजाजत दे देंगे तो मैं कविता शुरू कर दूंगा। सुनिएगा फिर। क्या बताऊं तुम्हें वो कहां कहां रखती है, क्या बताऊं तुम्हें वो कहां कहां रखती है, तुम्हारे कदमों में जो खुशियों का जहां रखती है। वक्त आया तो 2 दिन उसे घर में ना रख सके, 9 महीने कोख में तुम्हें जो मां रखती है। वाह वाह वाह। अब लगा के थोड़ी तालियां मिली है, और जिस तरीके से आपकी तालियां बजी हैं, मैं फिर कविता पढ़ने के पहले 4 पंक्तियां और पढ़ना चाहता हूं। इस बार मैं ये भी जानता हूं कि पूरा सदन मुझे चौथी पंक्ति के बाद दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के ये कहेगा कि राठी कविता शुरू करो। दावा करता हूं, दावा कर रहा हूं, दावा। पिछले दिनों, कोई बात नहीं, आगे दो, पिछले दिनों भोपाल में कवि सम्मेलन था। मेरा एक मित्र है आलोक शर्मा, उसके घर रुक गया। अगले दिन सुबह उठकर देखा उसकी 90 वर्ष की मां बढ़िया हालत में कामकाज कर रही। मन को अच्छा लगा। मैंने मित्र से पूछा, यार माँ जी के कारण कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी? मित्र बोला, राठी भाई कोई दिक्कत नहीं है, बस एक तकलीफ है कि रात को नींद में बोलती बहुत है। जाने उसने किस मुहूर्त में बात कही। घर आने के बाद 4 पंक्तियां लिखी मैंने, और चौथी पंक्ति के बाद एक बात का दावा करता हूं कि गोविंद राठी याद रहे न रहे, मगर आपको आपकी मां अगर रात को नींद में बोलती हुई दिख गई तो आपको मैं भी याद आऊंगा, मेरी पंक्तियां भी याद आएंगी, और श्रद्धा के साथ आप अपनी मां के पांव चूम लेंगे। इस दावे के साथ पढ़ता हूं, और ये 4 पंक्ति पढ़ के मैं बगैर कविता पढ़े गौरी मिश्रा को यहां आवाज देके परशुराम वंदना करवाना चाहता हूं। पानी आ चुका है, रात भी बहुत हो गई है। 4 पंक्तियां और चौथी पंक्ति के बाद ये समझना कि शायद ये कविता पूरी हो गई। जो उंगली हाथ से छूटे तो मायू हड़बड़ाती है। अगर पहुंच जाए बात तो फिर पूरा सदन जागे। जो उंगली हाथ से छूटे तो मायू हड़बड़ाती है, बगैर पानी जैसे मछली कोई तरफड़ाती है। जो उंगली हाथ से छूटे तो मायू हड़बड़ाती है, बगैर पानी जैसे मछली कोई तरफड़ाती है। वो सोते में भी करती है दुआएं बच्चों की खातिर, समझते हम ये हैं मां नींद में भी बड़बड़ाती है।